ससुर जी प्रसाद लकड़ी के चेयर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। पैसों का बंडल हाथ में लेकर अनामिका उनके पास जाती है। पिताजी। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है पिताजी। कुछ देर के लिए आप जरा टीवी ऑफ कर दीजिए ना। ठीक है बहू। इतना कहकर प्रसाद टीवी ऑफ कर देते हैं। बताओ बहू, किस बारे में तुम्हें बात करनी है? पिताजी, जो मैं कहने वाली हूँ आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बहू, तुम जो कहोगी मैं पूरा कान लगा के सुनूंगा। पिताजी, इस बार गर्मी सर पे होगा। ताड़ गोले का बहुत डिमांड भी होगा, इसीलिए ये पैसे आप लीजिए और जाके सरपंच जी से कहिए जितने भी ताड़ के पेड़ हैं और जितने भी ताड़ गोले हैं हम खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम वो ताड़ गोला ले जाकर शहर में बेचेंगे? हाँ पिताजी, वैसे भी आसमान में तापमान बहुत तेज है और हमारे पास कोई काम भी नहीं। जब भी मैं सोच रही हूँ कि हमारा गुजारा कैसे होगा, तभी मुझे बस ताड़ गोले के बारे में ही याद आ रहा है। तरकीब तो अच्छी है बहू, अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें फायदा ही होगा। ठीक है पिताजी, ये पैसे ले जाके आप सरपंच जी को दे आइए और उनसे आज्ञा ले लीजिए। बाकी जो होगा हम वो कर लेंगे। ठीक है बहू, अभी जाता हूँ। और हाँ पिताजी, रास्ते में अगर कोई मिला तो उन्हें ये सब के बारे में कह मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी तरकीब है। किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, सब मतलबी है। किसी को अगर कानो कान खबर लग गई तो वो हमारा काम नहीं होने देंगे। ठीक है बहू, अगर किसी ने देखा तो भी मैं उसे नहीं देखूंगा। किसी ने बुलाया तो भी पलट के जवाब नहीं दूंगा, ठीक है ना? और हाँ पिताजी, रास्ते में अगर माँ जी दिख गई ना, उन्हें भी इस बारे में आप कुछ मत कहिएगा। मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। अगर आप अभी उन्हें बताएंगी तो वो जाके सीधा सुशीला चाची से सब कुछ खुल के बता देंगी। फिर सुशीला चाची हमारे साथ कंपटीशन करेंगी। चिंता मत करो बेटा, तुम जो सोच रही हो हमारी इज्जत के लिए ही सोच रही हो। मैं ऐसा क्यों करूं? किसी और को क्यों बताऊं? चाहे कितना भी पैसे दे दे, मैं किसी को भी एक बात नहीं बताने वाला। इतना कहकर प्रसाद पैसे लेकर घर से निकल जाते हैं। अनामिका खाना पकाने लगती है। तब तक शारदा हड़बड़ा के उसके पास आती है। अरे बहू, मैंने कितना आवाज लगाया, तुम्हारे पिताजी सुने नहीं, वो कहाँ गए? मुझे कैसे पता रहेगा माँ जी? पिताजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं मानती कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अनामिका, बताओ पैसे लेके वो कहाँ गए हैं? ये सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है। अरे, पिताजी पैसों को ठीक से रखे भी नहीं और जा रहे हैं। हाथ में पैसे देखकर तो सब संदेह करने लगेंगे। अरे पिताजी, आपने थोड़ा भी ये नहीं सोचा और सीधा आप जा रहे हैं सरपंच जी के पास। अगर ऐसे कोई देख लिया तो सबको यही लगेगा कि प्रसाद जी पैसे दे रहे हैं सरपंच जी को ताकि उनका काम हो जाए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो सोच ही रही थी कि तब तक सुशीला की बहू कमला वहाँ पे आती है। छोटी चाची, मेरी सासू माँ को आपकी तरकीब बहुत अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने पिताजी के हाथों में पैसे देके सरपंच जी के पास भेजा है। उन्होंने कहा कि ये बात आके मैं आपको बता दूं। ये सुनकर अनामिका को थोड़ा संदेह होता है। क्या हुआ माँ जी, आपने सुशीला चाची को क्या तरकीब दी है? वही दीदी, ताड़ गोले की व्यापार करने की बात। कमला की इस तरह की बातें सुनकर अनामिका परेशान हो जाती है। जैसे ही कमला वहाँ से जाती है, वो कहने लगती है, ताड़ गोले व्यापार की परिकल्पना जब आई थी, आपको हमें बताना था, फिर हम वो व्यापार अच्छे से कर सकते थे ना? बहन से बात कर ही रही थी तो दिमाग में ये तरकीब आ गई। पर क्या तुम्हारे पिताजी पंचायत जी के पास गए हैं? हाँ माँ जी। फिर तुम कोई आशा मत रखो। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। उधर सरपंच जी के सामने प्रसाद और सुदर्शन दोनों खड़े थे, हाथ में पैसों की गड्डी लेकर। पहले तुम दोनों पैसों का बंडल दे दो, फिर मैं तुम दोनों के लिए समान न्याय करूंगा। पंचायत जी के कहने पर प्रसाद और सुंदर दोनों ही पैसे दे देते हैं। अब चूंकि मैंने पैसे मांगे तो तुम लोगों ने दे दिए, तो मैं कहता हूँ पूरब और पश्चिम के तरफ जो ताड़ के पेड़ है वो एक ले लो, और उत्तर और दक्षिण के तरफ जो है वो एक ले लो। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी और किसी के बीच लड़ाई भी नहीं होगी। ठीक है सरपंच जी, ये प्रस्ताव मंजूर है। मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है पंचायत जी। तुम लोगों ने मेरे बातों का सम्मान किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम लोग जाओ और अपना अपना व्यापार शुरू करो, जाओ।
इतना कहने पर प्रसाद और सुंदर सुदर्शन बाबू के घर से रवाना हो जाते हैं। प्रसाद घर लौट के पूरी बात अनामिका को बताते हैं। अच्छी बात है पिताजी, उन्होंने हमें पूरब और पश्चिम की तरफ दिया। अब हम ताड़ घोड़े ले जाके उसी तरफ बेच आएंगे, क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, एक बैलगाड़ी का बंदोबस्त करो। सुबह सुबह मैं जाके ताड़ गोला ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा रुकिए, मैं घड़ा से पानी लेकर आती हूँ। अनामिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में शारदा प्रसाद के पास आती है। इस व्यापार के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमारे जान पहचान वालों को भी नहीं पता, तो इस तरह का व्यापार करने की क्या जरूरत, अब बहू से नहीं कह सकते क्या? तब तक अनामिका पानी लेकर वहाँ पे आती है। बहू, तुम्हारी सास ने जो कहा वो सुना? माँ जी चाहे कुछ भी कह ले क्यों ना, वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। उन्हें तो नहीं करना है ना। अगर उनकी बात हम सुने तो यहीं के यहीं रह जाएंगे और उनकी सुशीला बहन एक दिन आसमान में चढ़ जाएंगी। हमेशा मेरी बहन को लेकर तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है? अगर तुम्हें पता है व्यापार कैसे करते हैं तो करके दिखाओ। बस व्यापार में नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर एक बार गलती हो गई तो जिंदगी भर पछताना होगा। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं इसी तरह। बहू अनामिका ठेले में ताड़ गोला लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचने लगती है। ताड़ गोले ले लीजिए, ताड़ गोले, बिल्कुल ताजा ताजा ताड़ गोले, जो खाएगा उसका सेहत बन जाएगा। आइए बाबू आइए, 100 रुपए का डजन ले जाइए। इस तरह आवाज लगाती है। आवाज सुन के कुछ लोग ताड़ गोला खाने के लिए अनामिका के ठेले के पास आते हैं। ग्राहक उसे पैसे देते हैं और ताजा ताजा ताड़ गोला लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में जब वो घर लौटती है 2-3 ताड़ गोले बच जाते हैं। वो देखकर शारदा अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहती है, बोला था ना बहू, ये व्यापार हमारे काम का नहीं। देखो उधर दूसरी तरफ मेरी बहन सुशीला सारा ताड़ गोला बेच ली और कितने अच्छे पैसे कमा ली। उधर कमला की सासू माँ उसकी सपोर्ट है, क्या करना नहीं करना है वो बताते रहती है। यहाँ पे मेरा कौन है? अभी पिताजी कहाँ गए? हाँ, चाहे कुछ भी कहो, मेरी बहन सुशीला की तरह तुम व्यापार नहीं कर सकती। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका को उनकी बातें सुन के बड़ा ही मन में दुख होता है। तब तक वहाँ पे ससुर जी प्रसाद आ जाते हैं। बुरा मत मानो बहू, मैंने सब देख लिया। तुम्हारी सास ने क्या क्या कहा। हमें उसे सही सबक सिखाना ही होगा ताकि उसे सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है पिताजी। इस तरह कहकर अनामिका 2 दिनों तक अच्छे से सोचने लगी। फिर अचानक से अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना ताड़ गोले से वो शरबत बना के बेचे। और इस तरह वो मनी मन कहने लगी, सासू माँ कल से आप मुझे साधारण मत समझिए, बस देखते रहिए। फिर वो ताड़ गोला मिल्क शेक बनाने के लिए सारी तैयारी कर लेती है अपने ठेले के ऊपर। माँ जी, अगर आप मुझसे ज्यादा ताड़ गोला बेच देती है तो मैं कल से इसे बेचना बंद कर दूंगी। फिर आप अपनी बहन को कहिएगा कि वही ये काम करे, ठीक है ना माँ जी? ठीक है बहू, तो आज मैं ताड़ गोला बेच के दिखाती हूँ। शारदा जोर जोर से चिल्लाती है और अपने दोनों हाथों में ताड़ गोला लेकर जो भी उस सड़क से गुजर के जाता है उन्हें बेचने लगती है। पहले उनके पास जाके उन्हें दिखाती है, फिर पैसे लेके देती है। अनामिका दूसरी तरफ जाके ताड़ गोला मिल्क शेक बेचती है और शारदा से ताड़ गोला बिचवाती है, पर एक भी दिन पूरे के पूरे बिकते नहीं। सच बताओ बहू, तुमने मुझे जानबूझ के फंसा के रखा था ना? अरे माँ जी, मैं भी आपके तरह ही आपकी बहन को मदद करना चाहती थी। मैं पूरी तरह से ताड़ गोले बेच नहीं पा रही थी, इसीलिए आपसे कहा कि आप बेच के दिखाइए। अगर मैं भी बेचूं तो पूरी तरह से नहीं बिक पाएंगे। अब आपको समझ में आया, बेचना ना ही आसान है और ना ही पूरी तरह बिकना आसान है। इसीलिए जो ताड़ गोले बच जाते थे उससे मैं मिल्क शेक बना के बेच रही हूँ। माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हें नीचा दिखाया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी बहू मेरे लिए मेहनत कर रही है, बहन पे भरोसा की। अब समझ में आया उसने कितना झूठ कहा मुझसे। अरे माँ जी, इस तरह आप मुझसे माफी मत मांगिए। उस दिन से शारदा अपनी बहू पे पूरी तरह से भरोसा करने लगी और उसके व्यापार में उसे मदद भी करने लगी। सासू माँ की मदद की वजह से अनामिका ताड़ गोला तो बेच रही थी, साथ ही साथ ताड़ गोला मिल्क शेक बनाकर बेचने लगी और उससे वो ढेर सारे पैसे कमाने लगी। बहू की मेहनत देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। सासू माँ शारदा सब्जियों के बगीचे में पानी का पाइप लेकर उन पर पानी छिड़क रही होती है।
तब तक बहू अनामिका पूजा की सामग्री लेकर हाथ में लंच बॉक्स लेकर सासू माँ शारदा के पास आती है। माँ जी, समझ गई बहू, मंदिर तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति ससुर जी खेत चले गए हैं, अब तुम्हें शांति के लिए मंदिर जाना है। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका गुस्से से देखने लगती है। बहुत देख लिया बहू, अब तुम जाओ, वहाँ भगवान तुम्हारे हाथों से फूल पाने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। तुम खीर लाओगी तब तो खाएंगे। जाओ जाओ, भगवान इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, भगवान को लेकर इस तरह की बातें मत कहिए। अनामिका की बातें सुन के शारदा गुस्से में आ जाती है। अपने हाथ से पानी का पाइप फेंक कर वो गुस्से से अनामिका के पास आती है। तुम भगवान भगवान कहती हो, भगवान का हर दिन पूजा पाठ करती हो बहू, पर हमने गन्ने की खेती की, ऐसी खेती हुई कि लोग हमें ही देखकर हंस रहे हैं, तो तुम्हारे भगवान इस बात पे हम पे थोड़ी दया नहीं कर सकते? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आपको नहीं लगता क्या कि उनकी कृपा है तभी तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है? तुमसे बहस क्यों करना? अपने मुंह में दर्द होने से अच्छा है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। माँ जी, ईश्वर है तभी हम हर दिन सुबह देख पा रहे हैं। अगर हर दिन जो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, उस प्रसाद के थोड़े से भाग को हम ले जाकर लोगों को खिलाए तो जरूर ईश्वर हम पे कृपा करेंगे। बिल्कुल सही कहा बहू, तुम्हारे भरोसे से ही हमारा गुजारा हो पाएगा। अच्छा सुनो, तुम अपने साथ फूल और नारियल ले जा रही हो ना? ले ली हो माँ जी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई, जब भी मैं मंदिर के लिए जाती हूँ आप पूछने लगती है मैंने नारियल लिया कि नहीं, फूल लिया कि नहीं, पर ये कभी नहीं पूछती है अपने साथ लंच बॉक्स लिया कि नहीं। क्यों माँ जी? वो तुम कभी भूलती नहीं हो ना बहू, इसीलिए पूछती नहीं। हड़बड़ी में पहले ही तुम लंच बॉक्स पैक कर लेती हो, कहीं इस चक्कर में फूल नारियल भूल गई तो इसलिए पूछती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी, मैं नहीं भूलती हूँ, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पूजा हो जाने के बाद मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो क्या मैंने अभी तक लंच बॉक्स के बारे में कुछ पूछा क्या? मैं लंच बॉक्स हमारे भलाई के लिए लेकर जाती हूँ माँ जी। ठीक है बहू, अपनी श्रद्धा से जाके भगवान को पिघलाओ ताकि हमारा भला हो, तभी हम जिंदा रहेंगे और बाकी सदस्यों को भी जिंदा रखेंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं मंदिर के लिए जाती हूँ। ध्यान से जाना बहू, रास्ता काफी दूर है। हाँ माँ जी। इतना कहकर अनामिका मंदिर के लिए रवाना हो जाती है। अब चूंकि उधर इतने बड़े खेत के सारे फसल बर्बाद हो चुके थे, रमेश और प्रसाद उसी दुख में आंसू बहा रहे होते हैं। उनके खेत के बगल में ही दिवाकर का भी गन्ने का खेत था। उनकी ऐसी हालत देखकर दिवाकर मनी मन बहुत खुश था। ऐसे फर्टिलाइजर छिड़का कि नंगे आंखों से नहीं दिखा, लेकिन अच्छा काम किया। तुम लोगों ने सोचा था कि तुम्हारे गन्ने का फसल अच्छा होगा और तुम लोग मुझसे ज्यादा पैसे कमाओगे। अब देखता हूँ तुम लोग मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमाते हो। इस तरह दिवाकर सोचता है, अंदर से बहुत खुश होता है और बाहर से दुखी होकर कहने लगता है, अरे रमेश, ये गन्ने के फसल को क्या हो गया? ऐसे बर्बाद कैसे हो गए? पता नहीं दिवाकर कैसे हुआ। इस खेत में जो भी फसल लगाता हूँ बर्बाद हो जाता है, चाहे कितना भी खाद मिला लो, पर फसल अच्छी होती ही नहीं। इस साल भी हमें उधार लेके ही खेती बाड़ी करनी होगी। अरे प्रसाद चाचा, आपको तो गन्ने की खेती में इतने सालों का तजुर्बा है, बाजार में नाम भी आपका अच्छा है। बस यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज है जो आपके फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कुछ समय से हमारी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं। शहर में जाके खाद लेते वक्त कहिए कि हमारे सारे फसल बर्बाद हो जा रहे हैं, और कहिए अच्छे फसल के लिए अच्छा खाद दे। आपके गन्ने की खेती की बर्बादी देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। इस तरह दिवाकर दयालु भाव दिखाते हुए जोर जोर से कहता है ताकि उन्हें सुनाई दे, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। दिल के बदले दिमाग से सोचोगे तब समझ में आएगा। जब से मैं आप लोगों के बगल वाले गन्ने के खेत में खेती कर रहा हूँ, उस दिन से आपके फसल बर्बाद हो रहे हैं। ये बात आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इस तरह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब तक अनामिका मंदिर पहुँचती है। नारियल और फूल वो पंडित जी को देती है। पंडित जी मंत्र पाठ करके भगवान की आरती करते हैं। अनामिका देवता को प्रणाम करती है। फिर आरती लेके पंडित जी अनामिका के पास आते हैं। आरती लेते हुए अनामिका, हमारी रक्षा कीजिए ईश्वर, हमारा पूरा परिवार पे संकट आ गिरा है, इस तरह भगवान से प्रार्थना करती है। सब ठीक ठाक तो है ना? क्या हो गया बेटा? ये पूछते हुए
अनामिका के हाथ में नारियल देते हैं। अनामिका उस नारियल को लेके मंदिर प्रांगण में चली जाती है। वहाँ पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठकर ध्यान लगा रहे होते हैं। अनामिका उनके पास जाकर प्रणाम करती है। तुम आई हो माँ? हाँ स्वामी जी, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। इस तरह कहने पर स्वामी जी अनामिका को एक मिट्टी का पात्र दिखाते हैं। अनामिका जाके उस बर्तन में खाना परोस देती है। अनामिका बहुत खुश होती है। क्यों माँ, तुम क्यों परेशान हो? नहीं स्वामी जी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं खुशी खुशी आपके लिए खाना पकाकर आपके लिए वो लेकर आई हूँ। मैं भला क्यों परेशान होने जाऊँ? मुझे पता है, तुम जो खाना लाई हो उसे लेकर तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई दूसरी परेशानी है। दर्द है, परेशानी है, बहुत कुछ है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मुझे खुल के बता सकती हो। स्वामी जी, आपके लिए खाना लाई हूँ। पहले आप भोजन कीजिए, पेट भर के खाना खाइए। आज पहले तुम अपनी परेशानी बताओगी, तब जाके मैं भोजन ग्रहण करूँगा। स्वामी जी, आपको तो सब सच पता है। हम हमारी खेती में जिस चीज की भी खेती करते हैं वो फसल हमेशा बर्बाद हो जाता है। सिर्फ सर पे कर्ज और सबकी आंखों में आंसू। इतना कहकर अनामिका रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर स्वामी जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अपनी शक्ति से वो सब कुछ देख लेते हैं कि फसल खराब करने के लिए दिवाकर ने खाद छिड़का था। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं। दुखी मत हो बेटा, तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा। एक दुष्ट आदमी ने तुम लोगों का इस तरह से नुकसान किया है। एक बुरा दिल वाला इंसान तुम्हारे परिवार को सुखी देखना नहीं चाहता है। महर्षि, जिसने ऐसा किया है वो कौन है महर्षि? उसका चेहरा मुझे एक बार दिखाइए। क्या किया है वो तो दिखाइए। बेटा, ईश्वर सभी के लिए समान है। आज उनके हाथ में सब कुछ है तो वो खुश हो रहे हैं, पर एक ना एक दिन उन्हें भी नीचे गिरना होगा। और आज जिन लोग रो रहे हैं, इंतजार करो बेटा, एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल होगी। ठीक है स्वामी जी, अब आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह कहकर स्वामी जी कुछ मंत्र पाठ करते हैं। तभी हवा में पानी का कलश प्रकट होता है। फिर वो कलश स्वामी जी अपने हाथों से अनामिका को दे देते हैं। अनामिका खुश होकर प्रणाम करती है। देखो बेटा, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये कलश पानी से भरा हुआ है। ये पानी बहुत ही पवित्र है। इस पानी को ले जाके पूरे खेत में छिड़क दो। देखना उसके बाद सारी दुविधाएं सब ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो कलश अनामिका को दे देते हैं। अनामिका देर न करते हुए जल्दी से वो कलश लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्वामी जी आराम से भोजन ग्रहण करते हैं। अनामिका वो कलश लेकर सीधा गन्ने के खेत में आती है। उसके हाथ में कलश देखकर, ये क्या बहू, कलश में क्या लेकर आई हो? पिताजी, ये कलश मैं मंदिर के जिस स्वामी जी को खाना खिलाती हूँ उन्होंने दिया है। उसकी बातें सुन के रमेश मजाक उड़ाते हुए, उन्होंने अपना सर फोड़ने को कहा है इसमें, या फिर कहा है कि गन्ने को ले जाके उसमें फोड़ो? इस तरह से कहने पर प्रसाद रमेश को गुस्से से देखने लगते हैं। रमेश बिना कुछ कहे चुप हो जाता है। इसके बारे में पूरी बात बताओ बेटा। पिताजी, इस कलश का जो पानी है बहुत ही पवित्र है। उन्होंने कहा कि गन्ने के खेत में इस पानी को जाकर छिड़क देने। ठीक है बेटा, चलो जाके पानी छिड़क दो। हो सकता है कि स्वामी जी का ही कोई जादू हो जाए। इस तरह से कहने पर अनामिका गन्ने के खेत में घूम घूम के पूरा पानी छिड़क देती है। थोड़ी देर में ही कलश का पानी खत्म हो जाता है। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन ही दिवाकर रोते रोते प्रसाद के पास भाग कर आता है। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके फसल को बर्बाद करना चाहा, इसीलिए ऐसा फर्टिलाइजर जो नंगे आंखों से दिखता नहीं वो मिला के आपके फसल में छिड़क दिया, और उसी वजह से आपका पूरा गन्ने का खेत बर्बाद हो गया। इस तरह दुखी होकर दिवाकर कहता है और अपनी पूरी गलती वो मान लेता है। वो समझा, पर क्यों अपनी गलतियों को मान रहे हो? एक बार के लिए आप सब मेरे साथ गन्ने के खेत में चलिए, सब समझ में आ जाएगा। इस तरह कहने पर प्रसाद, शारदा, रमेश, अनामिका चारों एक साथ गन्ने के खेत की तरफ जाते हैं।
उधर प्रसाद का खेत सोने के गन्ने से जगमगा रही होती है और दिवाकर की पूरी खेती बर्बाद हो गई होती है। अपने खेत में फसल देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये सब हमारी बहू रानी अनामिका का ही फसल है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तब हम इसे पिघला के इस्तेमाल करेंगे। हाँ पिताजी, और ये सब कुछ हुआ है बस स्वामी जी की कृपा से। उस दिन के बाद से सभी लोग सुनहरे फसल को लेकर खुशी खुशी एक साथ मिलकर जीवन बिताने लगते हैं।